अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सॉरी हम आपको लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें ये था कि शायद इमरान खान साहब बोलना शुरू करेंगे और उसके बाद और कोई नहीं बोल सकेगा। और खान साहब ने अपना रिवायती अंदाज अपनाए रखा है और अवाम ने उनको बिल्कुल पुरजोर सपोर्ट भी दी है। हम देख रहे हैं कि लाहौर में मीनार जो पाकिस्तान के अराउंड जो एरिया है वो पूरा कवर्ड है। लोग हमें इमेजेस भी भेज रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं रुकावटें लगी हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया ब्लैकआउट है। खान साहब अब शायद गालिबन अब बोलना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि आज वो एक सरप्राइज भी लेकर आएंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लंदन यात्रा हो रही है। पहले बिलावल भुट्टो साहब गए हैं मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब वाशिंगटन वाया लंदन गए हैं। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा ने अपने पासपोर्ट की रिक्वेस्ट कर दी है जो उनसे लिया गया था, सरेंडर करवाया गया था कि उन्होंने उम्रा करने जाना है, वो भी हो सकता है वाया लंदन हो। अब लंदन हैज़ बिकम द नेक्स्ट हब और ये जो बार बार कहा जाता था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो शायद ये लंदन का हवाला ही देते हैं इमरान खान साहब। तो इस वक्त तक एक अजीब कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि तोशा खाना की घड़ी के हवाले से जो डिटेल सामने आई है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे पास है एक्सक्लूसिवली हमने हासिल की है उसमें तो मतलब कोई 10,000 का आवाज़ है, कोई 12,000 की वॉल हैंगिंग है। इसके साथ साथ आज हमने देखा कि 98 करोड़ रुपीज़ खर्च हुए हैं उनके 4 साल के अरसे में, जो उनकी हेलीकॉप्टर राइड है फ्रॉम बनी गाला टू PM हाउस, फ्रॉम PM हाउस टू बनी गाला। तो ये जो इखलाकियात का दर्स देते थे इमरान खान साहब, जो बार बार हमें कहा करते थे कि हर चीज़ का हिसाब होना चाहिए, एक मॉरल हाई ग्राउंड मेंटेन करते थे, आज अपने जलसे में अगर इन बातों पर भी अगर वो रोशनी डाल दें, इन पर भी कोई बात कर दें, क्योंकि एक गिफ्ट ले लेना रख लेना कि आपको अच्छा लगा वो ठीक है, लेकिन इतने कोई मतलब 120 आइटम से ऊपर अपने पास रख लेना और एक ऐसे आइटम को जो आपको किसी जगह से मिला है, किसी आपको किसी डिग्निटरी ने दिया है और आप उसको जाके बेच दें, और ये एक बहुत बैड टेस्ट में है। इसमें कोई शायद कोई कानूनी शिकन ना हो, लेकिन इखलाकियात का दर्स जो देते रहते हैं खान साहब, वो इखलाकियात की खिलाफ वर्जी ज़रूर है। साथ ही साथ आपको पता है कि इदारों पर तो वो तनकीद कर ही रहे हैं कि 12 बजे अदालतें क्यों लगीं। वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर फैसलों के सामने सरेंडर भी करते हैं। पहले वो एक ही शख्स हैं जिनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बावजूद वो ये नहीं कह रहे कि मुझे क्यों निकाला, वो तो आपको बता रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला, लेकिन ये इस बताने में भी एक कंफ्यूजन पाई जाती है। कोई उनकी पार्टी में कह रहा है इदारों ने निकाला है, और एक हमें नजर आता है सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं, फिर वो बार बार कहते हैं इदारों के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। साथ ही साथ हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जी हमारे हालात एस्टैब्लिशमेंट के साथ ख़राब थे। तो ये सब चीज़ें सॉरी, अब हम मजीद बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब ने ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, आई नो कि इस वक्त कहने को तो कुछ नहीं है, वो यही बात है कि इदारे हैं, साजिश है और अवामी प्रेशर मेरे पास है और अवाम मेरे साथ है, इसलिए सबको समझ आ जाएगी। कल महमूद रशीद साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि अब जिस तरह अवाम हमारे लिए निकली है, अब इनके भी दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दे रहे थे। तो अब कोई ओपन सीक्रेट तो हो गया ये मामला। आप क्या समझते हैं कि आज वो क्या सरप्राइज दे सकते हैं मुमकिन तौर पर अपनी स्पीच में, और क्या आपको वाकई लगता है कि मीडिया ब्लैकआउट है उनके हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये कि मुझे भी अभी बताया गया था कि मैं आपके साथ प्रोग्राम में बैठूंगा, तो मैं तकरीर उनकी सुन रहा था, कुछ हिस्सा मैंने उनकी तकरीर का सुना है। उसमें तो अभी तक उन्होंने कोई नई बात नहीं की है, वही सारी गुफ्तगू है जो वो पहले अपने 2 जलसों में कर चुके हैं, इस्लामाबाद और कराची में। जो पहले तकरीरें हुई हैं उनमें 1-2 चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तो शेख रशीद साहब जो हैं, वो जो शेख खिताबत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल भी आज आसिफ जरदारी पे डाल दिया है, और बेनज़ीर का कत्ल भी उन्होंने वाज़े अल्फाज में, कोई एम्बिगुइटी नहीं, कोई मैं रत्ती भर भी एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप भी तारीख़ को समझती हैं अच्छी तरह से, और ये दौर हमने देखे हुए हैं दोनों ने, इसलिए इसका कौन जिम्मेदार है, इसका कौन नोटिस लेगा, ये अभी हम छोड़ देते हैं। जो दूसरी अहम तकरीर थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, जिनको इल्हाम हुआ है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने उसको एक साजिश करार दे दिया है कि एक साजिश के तहत PTI को बैन किया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा के उन्हें नाअहल किया जा रहा है। या तो ये केस के मेरिट्स हैं कि उनका ख्याल है कि इसके अलावा कोई और फैसला आ नहीं सकता है, और अगर वो चार्जेस जिसके ऊपर वो फॉरेन फंडिंग का आपने जिक्र किया, तो अकबर एस बाबर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनसे राब्ता हो जाए, बिकॉज वो भी 10 बजे से हमारे साथ थे, लेकिन उसके बाद नहीं, वो बहुत जरूरी है, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस के पीछे तो मूविंग स्पिरिट कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फॉरेन फंडिंग केस के पीछे तो मूविंग स्पिरिट ही अकबर एस बाबर है,
और वो अगर हमारे साथ होंगे तो इसके ऊपर ज़रा बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं यही चाह रही हूँ कि हम जरा पहले अकबर एस बाबर साहब को ले लें, उसके बाद हम कुछ कानूनी तकाजों पर भी बात कर लेंगे। लेकिन सर, इस सारे मामले में सलीम बुखारी साहब जी जी सलीम बुखारी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मीडिया पहले खान साहब की हर तकरीर, हर मेल मिलाप जिससे वो मिलते थे, हर तकरीर, हर जोश खिताबत में जो वो कहते थे, हर चीज़ को हेडलाइन बनाता था, हर चीज़ पे कट करता था, हर चीज़ को ब्रेकिंग करता था, आज हम देख रहे हैं कि एक मीडिया वाज़े तौर पर एक ब्लैकआउट नजर आया है। लेकिन सोशल मीडिया पे जाहिर है वो अपने कर रहे हैं। कल आपने देखा स्पेस भी उन्होंने की है, और स्पेस में उन्होंने किस कदर आपको पता है वो एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है उन्होंने। तो इस तमाम तर चीजों को सर आप क्या समझते हैं? पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन सब्सटेंस है? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक मीडिया ब्लैकआउट की बात आपने की, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, ये जो इक़्तिदार से आदमी बाहर निकलता है ना, तो फिर उसको सारा ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता है। एक तो उनको रिकनसाइल करना पड़ेगा कि अब वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, और वो मीडिया जो स्पेस उनको मिलती थी वो अब उनको सिर्फ मेरिट्स पर ही मिलेगी। कोई बहुत बड़ा जलसा करेंगे तब मिलेगी, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब मिलेंगी। सुबह से शाम तक मीडिया अब उनके पीछे पीछे खबर की तलाश में नहीं फिरेगा। तो एक तो ये फ़र्क उनको समझ आ जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमेशा आपने देखा जितने भी जलसे बड़े हमने कवर किए हैं, उसमें यह है कि जो स्पीचेज़ हैं वो पीस मील में दिखाई जाती हैं, और जो खिताब होता है इमरान खान साहब का, वो हमेशा मीडिया ने पूरा दिखाने की कोशिश की है। अभी मैं देख रहा था कि एक चैनल जो उनका बहुत पॉपुलर चैनल है, बहुत फेवरेट चैनल है, उससे ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर पीटीए है, उन्होंने, ये जो पीटीसीएल है, उन्होंने अपनी केबल के ऊपर उनकी नशरियात जो है बंद कर दी हैं। ये वही तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये वही पीटीवी है जो उनको सुबह से शाम तक हर लम्हा उनका उठना बैठना दिखाता रहता था। ये भी हमेशा की तरह से है। जब इक़्तिदार से नहीं हट जाता है आदमी, तो फिर वो कैमरा मैन और कैमरा क्रू जो हर वक्त उनके डोर स्टेप पे बैठा रहता है, वो मौजूद नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से इसको रिकनसाइल करने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन दूसरी बात यह कि आपने सब्सटेंस की बात की, मैंने पहले भी कहा कि अभी कुछ तकरीबन 20 मिनट के करीब हम उनकी स्पीच सुन चुके हैं, तो उसके अंदर वही सारा बयानिया है जो हम पहले भी सुन चुके हैं। और अब ज़रा थोड़ा सा सूरत हाल में एक वाज़ेह तब्दीली ये है जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फवाद चौधरी साहब का वो इंटरव्यू सुना है, यकीनी तौर पे आपने तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया होगा। ये अहमकाना सवाल मैंने आपसे किया है कि आपने वो सुना है कि नहीं सुना है। तो उसके अंदर जिस लहजे, जिस लफ्ज़ों के चुनाव का हमने मुजाहरा देखा है, मेरे ख्याल से तो जंग ओपन होती जा रही है। ये पहले तो इमरान खान साहब अपने बयानिए से थोड़ा सा वापस गए थे जब उन्होंने कराची के जलसे में कहा मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ। तो जिस मुल्क ने उनके खिलाफ साजिश की हो, उनके आप प्रो कैसे हो सकते हैं? मुझे एक तो ये लॉजिक समझ नहीं आई। और फिर इल्हान उमर जो वहाँ से आई हैं, कांग्रेस पर्सन है वो, उनके साथ जिस मोहब्बत के साथ तस्वीरें खिंचवाई गई और गुफ्तगू की गई है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। शायद मैं बुद्धू हूँ, मेरे ख्याल से सठिया गया हूँ, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, इसलिए मुझे चीज़ें। सलीम बुखारी साहब, आप और मैं दोनों चले, हम दो बुद्धू हैं। चले, हम अब इस वक्त एक अक्लमंद हमारे साथ मौजूद हैं जी। शब्बीर शाह साहब हैं, वकील भी हैं, हमें थोड़ा सा गाइड भी करेंगे जो लॉज हैं और क्या। अच्छा, शब्बीर शाह साहब भी मौजूद नहीं हैं। हम, अच्छा सलीम बुखारी साहब, सॉरी, अब मैं और आप ही हैं, अब बुद्धू भी हैं और हम बैठे हुए भी हैं, तो हम बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि अब ये मतलब इन्होंने बार बार पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई। कल मुस्तफा कमाल साहब ने मेरे प्रोग्राम में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा ये तो शुक्र करें कि इतनी सब हरकतों के बाद कोर्ट ही लगी 12 बजे, वरना तो ऐसा होता है कि बूट वाले जंप करते हैं पीएम हाउस में भी और पीटीवी में भी छलांगे लगा लेते हैं। तो सर ये भी बड़ी एक माली खेज बात है कि बड़ी पेशेंस, बड़ी टॉलरेंस का मुजाहिरा हुआ है इस बार। मैं इसके हवाले से, सना आपको याद होगा आज चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके ऊपर बहुत खुल के बोले हैं, और मैं 2-4 बातें उनकी जो हैं वो यकीनन दोहराना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है, जब आइन का सवाल आ जाए तो ये 24 घंटे अदालत लगी हुई समझे आप, ये बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा। और दूसरी बात यह है कि जब हम आइन की वायलेशन की बात समझते हैं या सुनते हैं, तो फिर हमें समझ आ जाती है कि उसके बाद क्या होता है। एक तरफ तो आपने इशारा कर दिया है, और दूसरी तरफ ये कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है, जो हाई ट्रीजन का केस बनता है, उसकी सज़ा का भी आपको पता होगा। एक वाक़या हो चुका हुआ है जो इस वक्त मुल्क में तो नहीं है, लेकिन उनको क्या सज़ा मिली थी और किस किस तरह से उस सज़ा को एग्जीक्यूट होना था, वो सब कुछ आपके सामने है। तो शुक्र ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया। लेकिन
इन्होंने भी आगे से अच्छे बच्चों की तरह से काम किया कि 12 नहीं बजने दिए इन्होंने भी, और वोटिंग उसके ऊपर शुरू करा दी। मज़ा तो तब था कि अदालत लगी होती और ये कहते कि हम वोटिंग नहीं कराते, फिर आप देखते क्या होता है। वो मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे बच्चों की तरह से बेटर बिहेव किया है। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो आपने अपने इक़्तिदार से जाने के बाद आवाम को उकसा के सिविल वॉर किस्म की कंडीशंस क्रिएट करनी है या करने की कोशिश करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के साथ ये कोई भलाई है। या इस वक्त जबकि हम एक इकॉनमी के क्राइसिस की चक्की में भी पिस रहे हैं और ऊपर से लोगों को आप एक्सप्लाइट करके या लोगों को आप इश्तिहाल दिला के एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक पर उन्हें तैयार कर रहे हैं, ये कहाँ तक सूट करेगा और इसकी कहाँ तक इजाज़त दी जाएगी। आप मेरा हवाला तो समझ रहे होंगे ना, एक क़ुव्वत ऐसी है जो एक ख़ास हद से आगे टॉलरेट नहीं करती और नहीं करना चाहिए। मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपको दे देता हूँ कि अगर आप ओरिजिनल 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो उसके प्रीएम्बल का आर्टिकल 3 ये कहता है कि व्हेन देयर इज़ ए सिचुएशन इन द कंट्री दैट इट्स आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स और its territorial integrity is at stake, it's the duty of the armed forces to defend the country। एक not only this, इससे थोड़ा सा और मैं आगे जाना चाहूँगा, और वो ये है कि किस तरह से ये इजाज़त दी जा सकती है कि आप एक सेटअप को टॉपल कर दें। आपने कुछ गलतियाँ खुद की हैं, पहले आपने रिज़ाइन देने की गलती की है, फिर उसके ऊपर जब स्पीकर साहब ने नए सवाल उठा दिए तो अब आपको फिर हैरत हो रही है उसके ऊपर। आपने पंजाब में यही हरकत की, वहाँ आपको पछतावा हो रहा है। आपने देख लिया एक अच्छे खासे बुखारी साहब, आई थिंक हमारा अब आप जाके इमरान खान साहब को फिर से सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं, और फिर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के जी हेडलाइंस लेते हैं, हेडलाइंस भी सुनेंगे, ब्रेक भी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे तो बहुत सारे हैं। नवाज शरीफ साहब भी अभी इस वक्त तक इश्तिहारी हैं। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं, एक तो लंदन यात्रा है, जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, मिफ्ता इस्माइल साहब मुलाकात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से। यहाँ पर इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान में यानी कि लाहौर में वो खिताब कर रहे हैं अपने कारकुनों से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये तमाम तर बातें और ये स्पीचेस के बरक्स अगर हम देखें सर कि वो जो सदर मुमलिकत हैं इस वक्त, एक उन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस उसको कंटिन्यू करने दें। वो हम देख रहे हैं कि उसमें कदगन डालते जा रहे हैं। सदर मुमलिकत सदर PTI बन गए हैं। इस पर कानून क्या हमें रहनुमाई करता है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा सना के सदर मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं और किसी एक ख़ास मखसूस पार्टी के सदर नहीं हैं। उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने आप को पार्शल रखें और न्यूट्रल रहें इस सिचुएशन में। देखिए इसमें बड़े संगीन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। उनकी इम्पीचमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो सकती है फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इम्पीचमेंट की आप बात करें उसमें भी एक सर्टन फिगर चाहिए ऑपोजिशन हुकूमत को, और वो जो फिगर बनता है वो अगर दोनों हाउसेस को मिला लिया जाए, सेनेट और पार्लियामेंट को, तो वो 400 से ज़ायद है। उसके बाद इनको कम से कम इसका 2/3 चाहिए। तो ये 2/3 उनके पास इस वक्त तो मौजूद नहीं है, और वो जो इनको मुमकिन तौर पर मिल सकती है सपोर्ट जिन अरकान की, वो 63A की तलवार उन पर लटक रही है। तो ऐसे में इम्पीचमेंट तो सर नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई ऑप्शन? ये बहुत अच्छा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया है, और आपके तवज्जुह से मेरे ख्याल में व्यूअर्स भी ये बात समझ लें कि इम्पीचमेंट बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। सदर का 5 साल का टेन्योर आइन गारंटी करता है। तो जो लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि सदर बड़ी आसानी से रिमूव हो सकता है, वो बहुत मुश्किल है। 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस की चाहिए सदर को रिमूव करने के लिए, और बाकायदा एक ट्रायल चलता है, तभी सदर पाकिस्तान रिमूव हो सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं हो सकते वो रिमूव। लेकिन आप देख रही हैं कि पॉलिटिकली अगर ये इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है वो मंजूर हो गए हैं या हो जाते हैं, तो बाय इलेक्शन के बाद अगर PTI हिस्सा नहीं लेती तो 2/3 मेजॉरिटी उस सिलसिले हो सकती है।
ठीक हो गया सर। अब ये जो 63A के हवाले से जो केस चल रहा है, आज भी हमने देखा रजा रब्बानी साहब ने जो आज अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही कहा है कि देखिए सिर्फ डी सीट हो सकते हैं, कहीं पे भी ना अहली ताहयात ना अहली का जिक्र नहीं है। अब यही 62(1)F का भी जिक्र आता है जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया है, जहांगीर खान तरीन साहब को नाअहल करार दिया गया है। इस पर भी अगर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पर अमल दरामद कर रही है, आपको लगता है इसमें भी कोई हमें कोई टाइम पीरियड मखसूस हो सकता है? और इसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ देने की बात हो रही है, तो आपको लगता है इससे रिलेटेड होगी नवाज शरीफ साहब की रिलीफ? देखिए 63A तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनएम्बिग्यूअस प्रोविजन है आइन का, और उसमें कैटेगोरिकली एक पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। हमें चाहिए कि वो आपको भी आवाम को दिखाएं, उसमें कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं। वहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी है कि वो मेंबर की सीट वेकेंट हो जाएगी। लाइफ टाइम पेनल्टी, लाइफ टाइम पनिशमेंट का तो सवाल ही नहीं है उसमें। और आप देखिए कि पार्टी हेड की डायरेक्शन उस हद तक बाइंडिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, ने इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के लिए एक डायरेक्शन दे दी कि पीटीआई का हर एक मेंबर उनको वोट दें, और अगर वो उनको फॉलो नहीं करते तो क्या पीटीआई अपने लिए भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन चूज करेगी? I don't think this could be the effect of 63A. हाँ, that's बहुत valid. That's a valid question. ओपन एंड शट केस है। ठीक है, आपने और 62(1)F के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए 62(1)F ऑटोमेटिकली डज नॉट ट्रिगर इन, उस पर काफी सारी जजमेंट्स हैं कि जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ फैसला नहीं देती कि आप राइचियस, सिगेशियस, ऑनेस्ट एंड आमीन नहीं हैं या आप डिसऑनेस्ट हैं, तब तक इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला है कि कोर्ट ऑफ लॉ ने ये फैसला देना है। सो 63A ऑटोमेटिकली डज नॉट ट्रिगर इन, या किसी एक मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट हो ही नहीं सकती। किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला देना है। ठीक हो गया। ठीक है सर। हम इन दो चीजों को कंफ्यूज नहीं कर सकते। अगर 63A ना भी हो और वोटों की खरीद जी जी नहीं बोले, आप कंटिन्यू करें सर। Sorry, I was trying to explain and put across my point that अगर 63A on its own के अलावा भी आप फर्ज करें कि कोई मेंबर पकड़ा जाता है अपना वोट बेचते हुए, चाहे वो पार्टी मेंबर की अपनी डायरेक्शन पे ही क्यों ना हो। फर्ज करें कि अगर कोई पार्टी का हेड एक मेंबर को डायरेक्शन देता है कि भाई आपने ये वोट इतने में बेचना है, तो उस पे नॉटविथस्टैंडिंग 63A उसकी वायलेशन होगी, लेकिन वो ताहयात नाअहल हो सकता है उस सिचुएशन में, चाहे वो अपने पार्टी मेंबर की डायरेक्शन को वायलेट क्यों ना करे, क्योंकि वोट बेचना एक डिसऑनेस्ट, एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसके लिए एक ट्रायल की रिक्वायरमेंट होगी। सो इन दो चीजों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर, ओके। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, आप देख रहे हैं खान साहब का अगर जलसा, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूंगा, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी हयाती दे सर। तो ये तो लंबा चलेगा मामला। और साथ ही साथ सर अब ये भी देख रहे हैं कि तोशा खाना के हवाले से उन्होंने फाइनली बात कर दी। उन्होंने कहा तोशा खाना के तहाइफ जो बेचे हैं उससे जो है वो नीचे वाली सड़क बनाई है उन्होंने। तो सर ये आप बाय करते हैं कि सड़क बनी है उन पैसों से? देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप चोरी करके और हज करने चले जाएं तो वो कबूल तो नहीं होता ना। अगर आपने एक वायलेशन की है और उसके बाद आपने जितना बड़ा नेकी का काम किया वो किसी के बाप पर एहसान नहीं है। अगर आपने वो रवायत तोड़ी है, अगर आपने वो कानून तोड़ा है, बाकायदा तोशा खाने का एक लॉ है। मैं चूँकि ख़ुद भी इन तोहाइफ से मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है आप कुछ पैसे दे के घर ले लें और फिर उसके बाद आप बेच लें। इसकी कहानी इतनी खौफनाक और इतनी तवील है कि मैं अगर उस तक पहुंचा तो बात कहीं से कहीं जा पहुंचेगी। क्योंकि तोहफ़ा देने वाला जब ओपन मार्केट से वही तोहफ़ा ख़ुद ख़रीदता है तो आप ज़रा खुद सोचिए कि बंदे को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की कितनी शान बड़ी होगी इससे। अब इस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो कुछ शबीर साहब ने कहा है, मैं एक तो कॉम्प्लीमेंट करता हूँ उनको कि उन्होंने मेरे जहन का भी बहुत बड़ा इबाहम जो है उसको ख़त्म कर दिया है। माशाल्लाह वो बड़ा होमवर्क करके बैठे हुए हैं।
एक तो ये कि अगर इस प्रिंसिपल को मान लिया जाए कि जो मुनहरफ हो गया, जिसने वोट किसी और को दिया है, उसको ताउम्र के लिए नाअहल कर दें, तो फिर वो इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे कि जब पार्टी का हेड जो है एडवाइस कर रहा हो अपने एमपीएस को कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दें, तो क्या वो सारे भी नाअहल हो जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए? तो ये बहुत ही खूबसूरत इनकी बात है। आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दिस वेरी बिग अटेम्प्ट टू मेक इट क्लियर। मेरे तो दिमाग को क्लैरिटी मिल गई है। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ। दूसरा तकरीर हम भी सुन रहे हैं और उसका कोई 70 to 80% तो हम 3 दफ़ा पहले सुन चुके हैं। जो 20% न्यू है वो अब अभी एंड के ऊपर वो कहते हैं कि मैं लाया अमल दूंगा। वो अब लाया अमल क्या है उसको हम देखते हैं, जो ही सुनेंगे उसके ऊपर तबसरा करेंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने अभी कही है, और ख़ास तौर से वो जो अफ़गान वॉर थी और उसके बाद जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी, उसके हवाले से वो मेरे ख़्याल से एक हद तक गैर ज़िम्मेदाराना बयान ज़रूर है, इसलिए कि उन लोगों को जिन्होंने शहादतें कबूल की वो फ़ौजी ऑफिसर 1:5 की रेशो से, यानी 1 अफसर और 5 सिपाही, जो दुनिया में कहीं नहीं होता, 1 to 20 और 1 to 10 मैक्सिमम है। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उसको सबको अंडरमाइन करने की बात है कि वो एक गलत फ़ैसला था, वो एक हमाकत थी। मेरे ख़्याल से इसको वो अवॉइड करते तो ज़रा बेहतर होता, लेकिन चूँकि वो अपने एलामियों को स्ट्रेंथ देने के लिए कि ये वॉर हमने अमेरिका के कहने पर अमेरिका के लिए लड़ी थी, जिनकी बात वो करते हैं कि वो एक टेलीफोन कॉल पर लेट गए, वो उनके चीफ कोऑर्डिनेटर ये रहे हैं रेफरेंडम के अंदर, और ये उससे बहुत पहले अफ़गान वॉर जो है वो हो चुकी थी। तो ये सारी बातें जो है इनके ऊपर डिबेट की जा सकती है, और पता नहीं ये ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है, दूर तक जाएगा। और जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस हवाले से वो ये है कि इमरान खान साहब नाराज़ नज़र आते हैं, लेकिन थोड़े से उलझे हुए भी हैं। कभी वो अपनी लड़ाई का रुख मोड़ देते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट अब मिसनोमर नहीं रहा है, अब बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है पाकिस्तान आर्मी, तो वो समझ में आती है सबको। कभी वो अपने बंदों से कह के उनके ऊपर मलबा डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हैं, जो भी हैं। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल और एक क्योस क्रिएट करने की नादानिस्ता कह लीजिए आप या दानिस्ता कह लीजिए, दोनों ही सूरतों में ये मेरे ख्याल से एक कौमी जुर्म है। ये कोशिश की जा रही है आवाम को अपने साथ रखने के लिए, आवाम को उनके जज्बात को इश्ताल दिलाने के लिए। और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की रिफॉर्म्स के हवाले से। इन सेंसिटिव एरियाज़ को अगर पकड़ेंगे तो हम दुनिया भर में भी एक्सपोज हो रहे हैं, और हमें नदामत ही नदामत होगी अगर हम इस वक्त ये कहें कि अफ़गान वॉर वॉज ए इडियोटिक डिसीजन, या उसके बाद जो कुर्बानियाँ दी गई थी वो सारी रायगा गई हैं। मेरे ख्याल से इन बातों से अगर इज्तनाब कर लिया जाए तो कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है सर। सलीम बुखारी साहब, बिफोर आई गो टू शाह साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एक बहरहाल एक परसेप्शन तो ये बन रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी मतलब बेल पर हैं, या अपनी प्लेटलेट्स के हवाले से जो उनकी बीमारी थी उस वजह से लंदन गए। उनको जो गारंटर हैं वो शहबाज शरीफ साहब थे। अब ये तमाम तर चीज़ें आज उनसे मिलना, कि ठीक है उनका सियासी कद काट होगा, लेकिन सर इवेंचुअली तो ही इज वांटेड बाय द कोर्ट्स, और उनको आके अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करना है। तो ये इतना ब्लेटेंटली किसी से जाके इस तरह से मिलना जो कि ऑलरेडी अंडर फायर है, फिर आप कह जिस तरह आप सुन भी रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बेल पर हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब बेल पर हैं, अब ये तमाम तर इंतकामी कार्रवाई भी हो, लेकिन एक कोर्ट का फैसला तो है ना सर। अब आप एक तरफ अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हुक्मरानी कानून की कहते हैं, तो दूसरी तरफ भी अप्लाई होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ज़रा मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की कैबिनेट का थोड़ा सा जायज़ा ले लिया जाए कि उसके अंदर कितने नैबिये और कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्राइम के केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं। आपको नहीं पता? आप मुस्कुराएं ना, मुझे सीरियसली जवाब दें इसको कि अगर ये मुआवजा कर लें तो मेरा ख्याल से कोई 49-51 का फ़र्क निकला है तो निकला है, वरना मामला तो इनका भी इसी तरह से है। एक बात छोड़ दीजिए, खुद इनके ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का केस है वहाँ नहीं है, वो भी तो एक तरह से बेल ही है ना, अभी तक बाहर है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। क्या हेलीकॉप्टर का केस जो है वो अगर किसी और के ऊपर पड़ा होता तो कहाँ होता? वो लोगों को इंक्वायरियों के ऊपर आपने जेलों में भेज दिया है, और आपके लोग रेफरेंसेस साबित होने के बावजूद, चाहे वो मालम जब्बा है चाहे वो BTR है, उसके बावजूद भी जो है वो आपकी वजारतों के मज़े ले रहे हैं। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई ख़ात्मा जो है वो नज़र नहीं आता है। लेकिन जो नवाज शरीफ से मिलने का और उनके बेल पे होने का मामला है, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। एनलाइटन तो हमें करेंगे शबीर साहब, बिकॉज ही इज़ ए लीगल एक्सपर्ट। मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ,
1969-70 में मैंने किया था, बहुत पुरानी बात है। मुझे आप ये बताइए कि कभी आज तक ये हुआ है कि जिस चीज़ की आपने पिटिशन में प्रे न की हो या कंप्लेंट में या आपकी रिट में जो प्रे न की हो, कभी उसके ऊपर सजा हुई है आज तक? जिस चीज पर सजा दी गई, इट वाज नॉट इवन मेंशन्ड इन दैट। जी चलें, let me put this question to please, forward please, to please. Shah साहब। I will be जवाब शाह enlightened साहब आप because he's सुन a रहे हैं। brilliant जी। man. He'll tell जी, me बुखारी if I'm साहब, right or wrong. शाह साहब, आई थिंक इतनी कॉम्प्लीमेंट्स आपको सलीम बुखारी साहब ने दी कभी मुझे नहीं दी, तो आप जरा सर इस पे जवाब देंगे कि क्या जो ये आप जो आपने डायरेक्ट नवाज शरीफ का केस था और सजा हुई अकामा पर, एवनफील्ड रेफरेंस, जी, एवनफील्ड का केस और अकामा पर सजा हो जाए, सर ये जरा फरमा दीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं? बुखारी साहब इज वेरी जेनरस एंड फार टू काइंड, आई मस्ट से। और जो क्वेश्चन इनका है, बड़ा क्वेश्चन वाज पुट टू मी इन अ शेप दैट द क्वेश्चन कंटेन्ड द आंसर इन इटसेल्फ। आंसर हैज टू बी इन अफर्मेटिव कि बिल्कुल नहीं, वैसे अगर कोई प्रेयर क्लॉज नहीं है वो तो कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकती, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन टेक्निकल सवाल है कि अगर कोर्ट के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास ये पावर ज़रूर है कि वो रिलीफ ग्रांट कर सकती हैं इवन इफ इट इज़ नॉट प्रेड, बट नॉट इन दिस सिचुएशन। ये मामला ऐसा था कि एक प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल था, उसमें तो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट 184(3) में डायरेक्टली किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकती है या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा एक वाज़े बार है। जिस तरह अभी ये एक स्पीकर का बार 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 दोहराया गया कि 69 में एक बार है, 225 में एक एब्सोल्यूट बार है कि किसी भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट सिवाय पिटिशन के कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। So वो I think it is politically not relevant as to why he was disqualified, but if you ask my opinion, it was not a decision which a law graduate or your lawyers will say that it was a good decision. If I may add a little, मुझे याद है अच्छी ठीक तरह हो से गया, कि थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑफ अ बिग नेम जो हमने सुना इस जजमेंट के बारे में, उन्होंने कहा था, चाहे वो कुर्द साहब थे, चाहे वो हामिद खान साहब, जितने भी लोग बड़े बड़े थे, उन्होंने कहा था कि वी वांट टू सी दैट जज हु हैज़ पास दिस जजमेंट। आई होप शबीर मस्ट हैव हर्ड इट। तो इसके बारे में तो बहुत सारी गुफ्तगू पहले हो चुकी हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पोलिटिकल क्राइसिस या पोलिटिकल एम्पास है, अगर यहाँ पर मईशत के मसले हैं, तो रिकन्सिलिएशन जो है या ग्रैंड रिकन्सिलिएशन जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसका इस्तेमाल कर लेना बेहतर है। अगर हम इस तरह से वॉर पाथ पर चलेंगे कि हमने छोड़ना नहीं है और हम ये कर देंगे और ये कर देंगे, आई डोंट थिंक इफ इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ इमरान खान और इट इज़ इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड अपोजिशन टुडे। ना ही ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हक में है, ना ही ये हमारे डिफेंस के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए But that doesn't stop खान साहब, that doesn't stop खान साहब ना सर वसीतर मफाद कौम का हम सोचेंगे, खान साहब नहीं सोच रहे। अभी मैंने खान साहब से बड़े बड़े लीडर देखे हुए हैं। वक्फे के बाद आएंगे जी, प्लीज सलीम जी आते हैं। सलीम बुखारी साहब थोड़ा सा आपने और भी थोड़ा बोलना है, बुखारी साहब थोड़ा सा हेलो जी, आवाज आ रही है? जी सर बोलें। जी शाह साहब बोलिए। जी आ रही है। जी आ रही है जी। आपकी परमिशन से एक सलीम साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया था फॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो कि रेलेवेंट है और जिस पे अभी केस चल रहा है। जी 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 उस पे आप सर कैन वी कम बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक? आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। शाह साहब कैन यू होल्ड ऑन टू दैट थॉट? जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट, जस्ट होल्ड ऑन टू दैट थॉट। वी आर जस्ट गोना टेक अ क्विक ब्रेक, वी आर गोना कम बैक और फिर फौरन बात कर लेते हैं। और होपफुली अगर अकबर बाबर साहब तो शायद अब बहुत इंतजार के बाद शायद सो ना गए हो, अगर उनसे बात होगी तो होगी, वरना फिर हम और भी तज्जिए लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हम जाहिर है कि गूंज तो नहीं, लेकिन हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब जलसा कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर, और अब की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको नून लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट के तहकीकाती कमीशन जो है वो
तहकीकाती कमीशन जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंडर अगर काम करेगी तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज वो तमाम तर लेटर गेट स्कैंडल के हवाले से उन्होंने तहकीकाती कमेटी जो हुकूमत ने सजेस्ट किया उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर ये बात करना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ही अहल मानना अपनी तहकीकाती कमीशन बनाने के हवाले से, इसमें भी एक तजाद पाया जाता है। खान साहब ने ये भी फरमाया है कि ये जो लुटेरे हैं, ये चोर हैं, मैं इनके खिलाफ अपने पूरे टेन्योर में कोशिश करता रहा कि ये केस कहीं मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओपन एंड शट केसेस हैं वज़ीर आला सिंध के और जरदारी साहब के और तमाम तर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, और उनके बार बार उन्होंने वही बताया कि उनकी फैमिली करप्ट तरीन फैमिली है पाकिस्तान में। सलीम बुखारी साहब, आप अगर मुझे सुन सकते हैं तो शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर फिर से इल्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट को इल्ज़ाम भी धर दिया, उनको कहा नून लीग भी ज्वाइन कर दें, फिर वो कह रहे हैं कि उन्हीं के अंडर तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई मतलब तजाद है या मतलब क्या है ये? सना, पहली बात तो ये है कि ये अब बयानिया नहीं रहा है, ये एक रेटरिक बन गया है कि जब भी वो तकरीर करेंगे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट के बाहर बोले, हत्ता कि गैर ममालिक में जाके बोले, तब भी ये चोर चोर डाकू डाकू का वो तराना है जो उनकी पूरी कैबिनेट ने रटा हुआ था, जो उनके ऑफिस बेयर जो है पार्टी के, उन्होंने भी रटा हुआ था। अपनी अपनी वजारतों की तरफ कभी पलट के देखा नहीं उन्होंने कि वहाँ क्या हो रहा है। बस ये तराना सुबह से शाम तक टीवी के प्रोग्रामों में बैठ के वो गाते थे और शाम को जाके शाबाश लेते थे। और यही वजह भी हुई है इनकी हुकूमत की नाकामी की। अगर कहीं 60% फोकस भी अपने कामों पे होता तो ना इकानमी की ये हालत होती और ना आज इनको बाहर जलसे के ऊपर खड़े होकर ये रोना पीटना करने की ज़रूरत थी। असल बात यह है कि ये बयानियाँ लेके उन्होंने 4 साल में परफॉर्मेंस तो कोई की नहीं है, तो अगर ये बाकी 1.5 साल भी होते तो ये यही रहना था सूरत हाल। इसलिए इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये अब वो क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज हो गया इनके साथ कि इनके मुंह से अगर चोर चोर डाकू डाकू ना निकले तो लगता है शायद ये मुकम्मल नहीं है। तो वो तो खैर एक अपनी जगह है। दूसरी बात यह कि कोर्ट के हवाले से उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल इसी तरह ही है जिससे स्पीकर ने कहा कि मैं कोर्ट का फैसला तो मानता हूँ लेकिन मैंने ये वोट नहीं होने देना, ये मैं जा रहा हूँ। तो ये जो है ना, कोर्ट का आधा मानना, आधा तीतर, आधा बटेर बना लिया इन्होंने अपनी मर्जी से कोर्ट्स को भी। ये भी पहली दफ़ा हो रहा है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमने बड़े बड़े हॉस्टाइल स्पीचेस देखी हैं, हमने लोगों को पब्लिक रैलीज़ के अंदर बहुत कुछ कहते सुना है, लेकिन अदालतों के बारे में और मुल्क की मुसल्लह अफवाज के बारे में जो गुफ्तगू अब रैलीज़ में हो रही है, ये न सिर्फ ये कि होनी नहीं चाहिए, बल्कि ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर किसी भी मुल्क की लीडरशिप हो बहुत सोच समझ के बोलती है। ये दोनों ही सेंसिटिव पिलर ऑफ द सोसाइटी जो हैं या पिलर ऑफ द स्टेट जो हैं, उनको इस तरीके से तनकीद का निशाना बना के अपने साथ हम लोगों से हमदर्दियाँ समेटना जो है, ये कितनी देर तक काम आएगा खान साहब के, ये देखना बाकी है। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं, मैंने भुट्टो को भी देखा है, मैंने बेनज़ीर को भी देखा है, मैंने नवाज शरीफ सर ये जो वोट को इज्जत देने वाली पूरी तहरीक थी और जो थोड़ा सा मज़ाहमती हमने तहरीक नजर आई थी पीडीएम की शुरू में, आपको याद होगा, तो उसमें भी इस तरह के इंडिविजुअल्स का नाम ले लेके बात होती थी, जिसके बाद पेमरा ने नवाज शरीफ साहब को भी दिखाने से इनकार कर दिया था और वो भी मना कर दिया था, वो भी बैन हो गए थे। तो ये सर आपको लगता है कि उस वक्त के जो बयानात थे, जो इनके जाहिर है कि इनके जो सहाफ़ी हैं, चोजन सीनियर सहाफ़ी, वो यही फरमा रहे हैं कि हम कंपेयर करें कि उस वक्त भी तो मज़ाहमत की गई थी, उस वक्त भी तो मरियम नवाज ने कहा था, उस वक्त भी तो ये हुआ था, तो ये जस्टिफाई हो जाते हैं। आपको लगता है उतनी ही सीरियस एक्यूजेशंस थी जो इस वक्त इमरान खान साहब लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। नाम ले लेके 2-3 हवाले मुझे याद हैं अच्छी तरह से, चाहे वो गुर्जर वाले का जलसा था, चाहे कोयटा का था, सिर्फ सवाल पूछे गए थे जी। लेकिन इस तरह की एक्सपर्शन कास्ट करना जो है, या ये कहना कि चीफ जस्टिस साहब आप नून लीग में ज्वाइन कर लें, इस तरह की हमाकत मेरा ख्याल है पहले तो हमने कभी नहीं सुनी है और ना किसी ने की है और ना ही, जैसा कि मैंने कहा कि करनी चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट गो टू शाह साहब, बुखारी साहब एक मिनट, लेट मी जस्ट गो टू शाह साहब। शाह साहब, एक तो पहले बिफोर वी कम टू फॉरेन फंडिंग, क्योंकि जाहिर है इमरान खान साहब ने एक रोड मैप बनाया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये इलेक्शन ही कराएंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जेल नहीं जाएंगे, उनको बिल्कुल तमाम तर चीजें उनको माफ कर दी जाएंगी। ये रोड मैप तो खान साहब हमें बता रहे थे। आज जो उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस को नून लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सर ये कंटेम्प्ट है, ये मतलब इस पे कोई मतलब एक्शन हो सकता है या इसको बस इग्नोर ही करना चाहिए? देखें, ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेम्प्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोर्ट
को देखना पड़ेगा। कई दफ़ा फ़ॉरेन में कोर्ट्स ऐसी हैं कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देती हैं, और आई थिंक चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं उनके सामने पेश हुआ हूँ और वो बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, और मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ों को वो इग्नोर करेंगे और इस पे कान नहीं धरेंगे। ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू फॉरेन फंडिंग, क्योंकि ये एक खतरा है जिसकी बात बार बार इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि हमें तो मैच से आउट करने की साजिश हो रही है अब वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि नून लीग के भी फॉरेन फंडिंग के मामला हमारे सामने खोले जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी खोले जाएं। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको पता है एक फैसला है कि 30 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल करनी है इलेक्शन कमीशन को। पहले हमने फैसल एक डेट दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी फॉलो नहीं हुई, उसके बाद थोड़ा सा डिलेड आया, फिर वो फैसला आ गया। अब आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, क्योंकि ये तो अब साबित हो ही गया है कि कुछ अकाउंट्स कंसील किए गए, कुछ रकम जो है वो कंसील की गई, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर एक्ट है सर, उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आप पाकिस्तानी ऑफिशियल से नहीं ले सकते। है आपको लगता है इट्स ऑल्सो एन ओपन एंड शट केस? मेरे ख्याल में सलीम साहब को आपको भी कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर भी आपने पढ़ा हुआ है। आई थिंक ही नीड्स टू कॉम्प्लीमेंट यू आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन। अब जहां तक नोट कर लें, जहां तक शबीर साहब मुझे इजाजत दीजिए एक जुमला कहने की। सिर्फ मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर मर्डर केस चल रहा हो और वो ये कहे कि ये जो दो शख्स बैठे हुए हैं मुझे लगता है इन्होंने मर्डर किया है, इनको मेरे साथ ट्रायल करें, क्या ये जस्टिफिकेशन काफी है? एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। ओके, ये जुमला, ये फ्रेज एब्सोल्युटली नॉट लाइटर नोट पे लीजिएगा। It's in everywhere। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने सना जी। इस पे ये जो आपका सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें अवाम को गुमराह किया जा रहा है। बल्कि मैंने ये देखना है कि क्या वाकई इमरान खान साहब या पीटीआई आर दे प्रॉपरली इवन एडवाइज्ड, या जानबूझ के अवाम को उकसाने के लिए ये वो कह रहे हैं कि पीटीआई विल बी बैंड। कानून बड़ा वाज़ेह है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात किसी पार्टी को बैन करने के नहीं हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान न्याजी का केस है, पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट। आपके व्यूअर्स इसको कंफर्म भी कर लें, चेक भी कर लें। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों क्वेश्चंस पे बहुत वाज़े तौर पे फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां तक फंडिंग का सवाल है, जहां तक ये सवाल है कि किसी इंडिविजुअल ने या किसी कॉरपोरेशन ने या किसी गवर्नमेंट या किसी एनजीओ ने किसी पार्टी को फंड किया है या कंट्रीब्यूट किया है, ये क्वेश्चन तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर सकती है, और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट इलेक्शन कमीशन ये दे सकती है कि वो फंड्स, इफ द कमीशन फाइंड्स दैट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड इन वायलेशन ऑफ द एक्ट, देन मैक्सिमम पनिशमेंट इज कि वो पैसे फॉरफीट कर सकती है इलेक्शन कमीशन। दैट्स इट। इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार नहीं है तो कि किसी पार्टी को बैन कर सके फॉर एवर के लिए। वो प्रोविजन आइन में मौजूद है, आर्टिकल 17 में। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ये अवाम को क्यों गुमराह किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हमें बैन करने जा रही है। या तो दे आर नॉट एडवाइज्ड प्रॉपरली, और आइदर दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस। सो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको तफसीली तौर पे बताऊं कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां एक साइड पे राइट टू वोट आपको गारंटी करता है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट को ये लगे कि कोई पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई जमात काम कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट उस पार्टी को बैन कर सकती है।
और वो बैन सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो फाइनल होगा. नाउ दैट इज हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी कैन बी बैंड if the federal government decides that it is acting in violation of the integrity or sovereignty of Pakistan, and then the Supreme Court has to decide. So ये question कि PTI ban होने लगी है, I don't foresee it legally and even otherwise politically it will not be a wise decision. इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में क्या ये बात हो सकती है कि आपने कंसील किए ये अकाउंट्स, ये रकम आपके पास आई, आपने जो हमें बताया वो गलत था, इस पर वो क्या एक्शन ले सकती है? इस पे रूल 6 है जिस पे इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो उस जमात के खिलाफ वो जो पैसे हैं वो फॉरफीट कर सकती है, वो फंड्स फॉरफीट कर सकते हैं. और उसमें कानून जो पीपीओ है, पीपीओ ये अलाउ करता है कि कोई भी इंडिविजुअल तो फॉरेन इंडिविजुअल तो आपको पैसे दे सकता है, लेकिन कोई फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट वो आपको पैसे नहीं दे सकती. सो लिहाजा ये जो इंडिविजुअल का स्कोप है ये खुला हुआ है स्टिल. बट देन इलेक्शन एक्ट 2017 नया कानून है और अब 2017 के बाद जितनी फंडिंग होगी दैट विल बी रेगुलेटेड बाय इलेक्शन एक्ट 2017. उससे पहले की जो फंडिंग थी वो पीपीओ रेगुलेट करेगा. अगर आप इजाजत दें मुझे तो मैं एक हवाला आपको जस्ट टू बी दूं. क्लियर, एक हवाला नहीं एक मिनट जस्ट टू बी क्लियर बुखारी साहब, एक सेकंड मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सर कि इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी जिसके बाद ये मामला आईनी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज टेक अप करेंगी और उसके बाद आर्टिकल 17 का इस्तेमाल हो सकता है? व्हाट नीड्स टू बी सेड बाय द इलेक्शन कमीशन, व्हाट नीड्स टू बी असर्टेंड बाय द इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर में या अपने फैसले में, ताकि फिर इसको फॉलो अप करें आर्टिकल 17 के हवाले से? So let's assume for the worst. Let's say the election commission decides that the PTI has contravened section 6 और rule section 3 और वो ये फैसला करती हैं कि जी हम इनके पैसे जब्त कर देते हैं और फाइंडिंग देती है कि ये पैसा बाहर से आया है. वफाकी हुकूमत उस फैसले की बेसिस पे ये डिक्लेयर कर सकती है कि PTI इज अ फॉरेन पॉलिटिकली एडेड पार्टी. जब ये डिक्लेरेशन आ जाए कि पीटीआई या कोई जमात एक फॉरेन फंडेड या फॉरेन एडेड पार्टी है, उस डिक्लेरेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बेसिस पे अगर ये फाइंडिंग देती है कि ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ है, तो आईनी तौर पे तब कोई जमात बैन हो सकती है. अब आपको मैं ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो 2018 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, although I do not agree with the ratio of the judgment, because जहां वो पिटिशन डिसमिस करती है, एक बात वो ये भी कहती है कि अगर ये फाइंडिंग आ जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऑटोमेटिकली ये तस्वुर कर लिया जाएगा कि वो पार्टी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ है. I don't personally agree with that finding and I think it will have to be revisited because ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं. मैं अगर इजाजत दें, बहुत शुक्रिया जी. बुखारी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी मैं एक तो हवाला आपको देना चाहता हूँ. नेशनल अवामी पार्टी जिस तरह से बैन हुई थी, अगर आपको याद हो, आप रिकॉल कर सके उसको, उसके ऊपर भी फॉरेन फंडिंग का एलिगेशन था और इंडिया से पैसा लेने की बात थी. इसी तरीके से ये जो अकाउंट्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से, लेकिन उसमें सर फाइंडिंग थी कि उसमें ये, सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें ये फाइंडिंग थी. जी मैं सॉरी टू इंटरप्ट, उसमें ये फाइंडिंग थी कि वो जो पैसा था वो गुरिल्ला वॉर में यूज हुआ था. करेक्ट, मैं उसी पर आ रहा हूँ. इसमें भी चूंकि हमारे पास जो रेफरेंस मौजूद है उसमें ये कि जो अकाउंट्स से पैसा आया उनमें कोई इजरायली भी हैं, विच इज़ यू नो व्हाट काइंड ऑफ ए कंट्री दैट इज, एंड इंडिया एंड इजराइल का नाम मौजूद है उन अकाउंट्स के अंदर. उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने पैसे भेजे हैं. एक साहब जो हैं वो कोई कंपनी चलाते हैं वहाँ, जिन्होंने बार बार पैसे भेजे हैं. तो ये भी तो बड़ा टिकलिश क्वेश्चन है अदालत के सामने. Salim Saab, sorry, you see, we'll be stretching it too far because what is good for the goose is good for the gander. दूसरी पार्टीज भी, हमने डेमोक्रेसी को ऐसा ओपिनियन लेना है जो डेमोक्रेसी मजबूत हो सके. अगर ये इस तरह के इल्जामात, फिर फायदा कोई और उठाएगा.
ओके ठीक है, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल ऑन द होल सिचुएशन एंड थैंक यू फॉर द क्लैरिटी। यहाँ पे चले जाने वक्फे के बाद वापस आएंगे तो फिर मजीद बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। इमरान खान साहब का जलसा मीनार पाकिस्तान पे एंड हो गया है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब में भी, हफीजुल्लाह न्याजी साहब आप तो जलसे में गए हैं, आपने देखा भी है क्राउड, क्या आपको लगा आज, सरप्राइज क्या था खान साहब का? रियली मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आपको ये नहीं देखना कि जलसे में क्या है या क्या नहीं है, आपको अपने जो ईमान है ना, फेथ है, अगर वो आपका सही सलामत रह जाता है तो समझे कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इमरान खान साहब का जो फेथ था ना अपने जलसे के ऊपर, और जो उनकी जिस तरीके से वो सामने बात कर रहे थे और फरमा रहे थे कि मैंने इससे बड़ा जलसा कभी किया नहीं है, जो देखा नहीं, क्या मतलब इससे ज्यादा एड्रेस नहीं किया। तो इससे मैंने कहा जी बंदे के पास इस्तेमाल जो है ना वो किसी कीमत पर कभी भी वो नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जी मसला ये है कि इमरान खान साहब के ऑन ए सीरियस नोट एक चीज तो आप देख सकते हैं कि आज ये पता चल गया है कि मीर जाफर कौन है। जिस तरीके से उन्होंने उसकी तकरीर जो थी उसको उन्होंने आधा घंटा तकरीबन लगाया इस बात पे उसकी वजाहत देने में, और मुख्तलिफ साइटेशन दी हैं, मुशर्रफ की दी है, भुट्टो साहब को मीर जाफर ने फांसी पे लगाया था, और उसके बाद इनको लाने वाला मीर जाफर थे। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप अपनी गलती मान लें तो एक इलेक्शन करा दें, तो ये पता चल गया कि मीर जाफर जो है ना वो उसका तयन हो गया। और बाकी ये है कि आई डोंट थिंक ही हैज प्लान। इलेक्शन जो है सना इसको नहीं मिलेंगे, वो कभी मिल ही नहीं सकते। ये जब इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी, ये नवाज शरीफ से 2014 में जब इसे आजादी मार्च किया था अगस्त में, ये इस्तीफा ले लिया था इसने कहा था कि नवाज शरीफ ने पेन उठाया हुआ है, इस्तीफा लिखा हुआ है, ये अब साइन कर रहा है। ये बड़ी 23 या 22 अगस्त की बात है, ये 21 अगस्त की बात है। क्या नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया था? इन्होंने पूरा प्लान किया था कि हम उसे वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाएंगे, ये पार्लियामेंट हाउस के आगे इसलिए नहीं जा सके, ये बंदे नहीं थे। कैसे ये है कि ये इस्लामाबाद बंदे बुला ले। ये भी ये गीदड़ भपकियां जो होती है, मैं इससे कह रहा हूं, मैं ये नहीं कि खुद मेरे ये तो बात सही है कि मेरी ओपिनियन बायस्ड है इस मामले में, क्योंकि एक बंदा जो है वो गलत बयानी या एक झूठ और उसका और सारी बातें आप गलत करें। अब देखिए कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने काउंसिल की मीटिंग बुला ली है, और मुझे पता चला है कि वो उसको डिक्लासिफाई कर रहे हैं सारे मिनट्स को, वज़ीर आज़म ने बुला ली है। ओके फिर उसके बाद अब आप क्योंकि इसमें 3 चीजें मुझे था जो मैंने अपने आप वीलॉग जो मैंने दोपहर को कराया था, मैंने अब 3 चीजें करेगा। एक ये जी अपने ऊपर जो इल्जाम अब तक लग चुके हैं ना, ये उनकी वजाहत करेगा और बताएगा कि ये जो है मेरे ऊपर ये इल्जाम जो है ये उसके लिए ब्लैकमेल भी करेगा कि ये करोगे तो ये हो जाएगा जैसे, और वो जैसे जो इल्जाम बढ़ते जाएंगे ना आने वाले दिनों में उसको करेगा। दूसरा इसके सामने ये था कि वो दूसरे में भी वो प्रेशर देगा और अमेरिकन नैरेटिव से ये चेंज करेगा इसको बनाने के लिए कि ये पाकिस्तान के अंदर लोकल जो लोग हैं असल वो इस्तेमाल हुए हैं। आज उसने बड़े खुल के कह दिया है, जो पहले दबे अल्फाज में सोशल मीडिया टीमों के जरिए से और फेक अकाउंट से वो अपना जो नूरे बसीरत है वो आम कर रहे थे, आज उसने कम से कम जो है ना तीसरी बात न्याय साहब वक्त कम है। और तीसरी बात यह है कि वो इलेक्शन के लिए लाहेमल देगा और प्रेशर देगा, जो कि मैंने तब भी कहा अपने व्लॉग में कि वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है सर, ये बता दीजिए न्याय साहब, मेरे पास बिल्कुल लास्ट मिनट है, आई एम सो सॉरी आपसे लेट राब्ता हुआ है, लेकिन मुझे बता दें कि ये जो आप कहते थे
मुझे नहीं आवाज ही आ रही आपकी। मैंने कहा establishment has had enough और इमरान खान is not done yet. Is he done? He is not done yet. बिल्कुल वो आप ये बात करें, और ये है ये उसे मैं बता दूं, लड़ेगा आखिर तक। उसके अंदर ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो कह रहे इसमें मैं कहता हूँ एक ही बात सच की है कि मैं आखिर तक लड़ूंगा और ये लड़ेगा। सर लड़ना किससे ये तो एस्टैब्लिश कर लें। लड़ना फौज से, लड़ना किससे ये तो एस्टैब्लिश कर लें। आज ये कह दी मैं फौज से लड़ूंगा, मीर जावेद फौज से नहीं, फौज तो बहुत अच्छी है, वो पाकिस्तानी वाले कायम है, लेकिन ये जो मीर जाफर है ना, जो और इसके में कोई दो राय नहीं है, मुझे गुस्ताखी अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये नहीं है, हकीकत है कि मेरी बिल्कुल इमरान खान ने जैसे समझाया मुझे समझ आ गई है कि वो हमारी आर्मी की आदत है, उससे लड़ना है। उनसे आखिर में यही कहा है सारी बंद करने के बाद कि आप इसको हटा दें तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। शाबाश। ओके, थैंक यू न्याय साहब, थैंक यू न्याय साहब, बहुत ग्रेट इनपुट आपका, बहुत। सलीम बुखारी साहब, यहाँ प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, हेडलाइंस की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब का जलसा सामने आ गया है, मीर जाफर एस्टैब्लिश हो गया, हफीजुल्लाह न्याय साहब ने आपको बड़ा डिटेल बता दिया, जो 3 चीजें हम उम्मीद कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे वही 3 चीजें उन्होंने कही हैं, और आज तोपों का रुख भी कहीं और मोड़ दिया है। इस मोड़ के बाद कौन से मोड़